इसराइल हालिया दिनों में फिलिस्तीन के साथ एक बार फिर संघर्ष को लेकर दुनिया भर में चर्चा में है। अब इस मुल्क की चर्चा एक और वजह से हो रही है और वो है दक्षिणपंथी विचारधारा वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के युग का लगभग 12 सालों बाद खत्म होना। दरअसल इसराइल के विपक्षी नेता यार लापिद ने राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से कहा कि उनके पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन है। इसके साथ ही यार लापिद ने यह भी साफ कर दिया कि अगले प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट होंगे, यानी बेंजामिन नेतन्याहू का सत्ता से बेदखल हो जाना लगभग तय है। इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 12 सालों तक सत्ता के इस पद पर काबिज रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू को दो चीज़ों की वजह से याद किया जाएगा। एक, सबसे ज़्यादा वक्त तक इस पद पर रहने वाले नेता के तौर पर, तो वहीं दूसरे अगर हम बात करें तो इस पद पर रहते हुए आपराधिक अभियोजन का सामना करने वाले नेता के तौर पर भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बता दें कि मार्च में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई थी। उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर घमासान चल रहा था। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, हालांकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। अब विपक्षी पार्टियों में सहमति बन जाने के कारण उनका जाना लगभग तय है। इसी के बाद अगर हम देखें तो अब नेफ्ताली बेनेट का लगभग तय है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेतन्याहू की पकड़ अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ढीली पड़ गई है। अब उनके बाद नेफ्ताली बेनेट इसराइल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल विपक्षी नेता यार लापिद ने राष्ट्रपति को बताया है कि उनके पास बहुमत है और उनके साथ यश अतीद, काहुल लावन, इजराइल बेटिन, लेबर यामीन, न्यू होप, मेरिटिस और रामेन जैसे राजनीतिक पार्टियां उनके साथ हैं। इसी के साथ अगर विपक्ष बहुमत साबित कर लेता है तो नेफ्ताली बेनेट अगले प्रधानमंत्री होंगे। वो एक पूर्व टेक एंटरप्रेनर हैं, वो काफ़ी पैसों वाले शख्स में उनका शुमार होता है और करोड़ों रुपयों की संपत्ति के वो मालिक भी हैं। उनके माता पिता इसराइल के नहीं बल्कि अमेरिका के हैं, जो इसराइल में आकर यहाँ पर बसे थे। अगर बेनेट की सोच की बात करें तो जब बात यहूदी देश की आती है तो बेनेट नेतन्याहू से भी ज़्यादा खुद को राष्ट्रवादी मानते हैं। वो वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलाम हाइट्स पर यहूदियों के ऐतिहासिक और धार्मिक दावों को अपना समर्थन देते हैं। अब ये भी सोच रहे होंगे ज़्यादातर लोग कि उनका फ़िलिस्तीनियों को लेकर क्या रुख रहने वाला है, तो ये साफ है कि उन्हें फ़लस्तीनी चरमपंथियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि इन चरमपंथियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। अगर वो इसराइल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भी फ़लस्तीनियों की मुसीबत कम नहीं होगी, बल्कि ऐसा भी संभव है कि शांति वार्ता भी खत्म हो जाए। मगर भविष्य की तस्वीर क्या होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बेनेट ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि वो नेतन्याहू से अधिक दक्षिणपंथी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए नफरत या ध्रुवीकरण का इस्तेमाल एक टूल के रूप में नहीं करेंगे। लेकिन इसके उलट उन्होंने पहले कई ऐसे बयान दिए हैं जो फिलिस्तीन को लेकर काफ़ी आक्रामक थे। साल 2013 में एक साक्षात्कार में बेनेट ने इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में दो राज्यों के समाधान के लिए लंबे समय से चले आ रहे संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी राज्य का गठन इसराइल के लिए एक आत्महत्या होगा। उन्होंने 2015 में भी कहा था कि अगर दुनिया हम पर दबाव डालती है तो भी हम स्वेच्छा से आत्महत्या नहीं करेंगे। बता दें कि फिलिस्तीनियों ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य की मांग की है, हालांकि जिसे इसराइल ने 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था।